हेलो बॉयज एंड गर्ल्स। आज हम लोग टेंस पार्ट 2 में सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, इसमें क्या है कि कभी कभी हिंदी सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट जो है दो काम, मतलब किसी हिंदी वाक्य में दो वर्ब रहता है, तो ये समझ में नहीं आता कि कौन सा वर्ब को पहले लिखेंगे और कौन सा वर्ब को बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए अलग से स्ट्रक्चर आता है जो हम लोग आज पढ़ेंगे। देखिए, फर्स्ट स्ट्रक्चर है कि जब किसी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को करना जानता हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। यानी कोई सब्जेक्ट किसी काम को करना जानता हो। जैसे देखिए, मैं नदी में तैरना जानता हूँ, तो इसमें सब्जेक्ट मैं, तो ये जानता है, मैं सब्जेक्ट है। जो सब्जेक्ट जानता है, क्या जानता है? तो नदी में तैरना जानता है। जैसे राजू क्रिकेट खेलना जानता है, तो राजू क्या जानता है? क्रिकेट खेलना, यानी राजू सब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट जानता है, क्या जानता है? क्रिकेट खेलना। ठीक, तो इसी तरह का स्ट्रक्चर, इसी तरह का वाक्य को बनाने के लिए नियम होता है सब्जेक्ट प्लस नो हाउ टू प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद नो हाउ टू, और तब वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट, मैं नदी में तैरना जानता हूँ। मैं नदी में तैरना जानता हूँ, तो इसमें मैं सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले मैं का अंग्रेजी आई, उसके बाद नो हाउ टू, और तब वर्ब। तो वर्ब क्या है? जानना छोड़ के, जानना छोड़ के वर्ब क्या बचा? तैरना, तो स्विम। उसके बाद ऑब्जेक्ट इन द रिवर, यानी आई नो हाउ टू स्विम इन द रिवर। ठीक। सेकेंड देखिए, हम लोग क्रिकेट खेलना जानते हैं। वी नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, वह मोटरसाइकिल चलाना जानता है। ही नो हाउ टू ड्राइव मोटरसाइकिल। नेक्स्ट, वह खाना पकाना जानती है। सी नो हाउ टू कुक फूड। वे लोग अंग्रेजी बोलना जानते हैं। दे नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। यहाँ देखिए, ही और सी के साथ नो नहीं होगा, नोज हो जाएगा। नो में एस लग जाएगा, KNOWS। और वह खाना पकाना जानती है, तो यहाँ पर पकाना का कुक होगा, लेकिन यहाँ पे एस लग जाएगा, कुक्स। तो वह मोटरसाइकिल चलाना जानता है। ही नोज हाउ टू ड्राइव मोटरसाइकिल। वह खाना पकाना जानती है। सी नोज हाउ टू कुक्स फूड। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 2 नंबर में, जब किसी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को करना चाहता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। यानी इसमें भी वही रूल है कि कोई सब्जेक्ट जो है किसी काम को करना चाहता है। जैसे देख लीजिए, रामू अंग्रेजी पढ़ना चाहता है। तो रामू क्या चाहता है? अंग्रेजी पढ़ना ना। वे लोग समस्तीपुर जाना चाहते हैं, तो वे लोग क्या चाहते हैं? समस्तीपुर। यहाँ पर देखिए, रामू और वे लोग सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट रामू ये चाहता है कि, मतलब ये एक काम करना चाहता है, वे लोग समस्तीपुर जाना चाहते हैं ना। तो इसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए नियम होता है, तो वह नियम है सब्जेक्ट प्लस वांट टू
प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट सबसे पहले, उसके बाद वांट टू, और तब वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए। मैं बाजार जाना चाहता हूँ, तो मैं सब्जेक्ट, इसका आई हो जाएगा। उसके बाद वांट टू, उसके बाद वर्ब, तो वर्ब जाना, जाना का गो जब भी लगाएंगे तो उसके साथ टू आता है, तो गो टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट। ठीक। नेक्स्ट देखिए, हम लोग घर बनाना चाहते हैं, वी वांट टू बिल्ड ए हाउस। नेक्स्ट, राखी दूध पीना चाहती है, राखी वांट्स टू ड्रिंक मिल्क। वे लोग सुबह में टहलना चाहते हैं, दे वांट टू वॉक इन द मॉर्निंग। ठीक है। अब देखिए थर्ड नंबर, इसमें जो है कोई सब्जेक्ट किसी काम को क्या करता है, कभी कभी करता, कभी कभी। यानी जब किसी हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को कभी कभी करता हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता। मतलब कोई सब्जेक्ट जो है कोई काम हमेशा नहीं करता है, कभी कभी कर लेता है। ठीक है। तो उसका जो अंग्रेजी अनुवाद हम करेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद समटाइम्स, और तब वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आइए एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ, मैं कभी कभी यहाँ आता हूँ। आई समटाइम कम हेयर, हम लोग कभी कभी बगीचा में जाते हैं, वी समटाइम्स गो इन गार्डन। आप लोग कभी कभी कपड़ा साफ करते हैं, यू समटाइम्स वॉश द क्लॉथ। वह कभी कभी विद्यालय जाती है, शी समटाइम्स गो टू स्कूल। वे लोग कभी कभी मुझे बुलाते हैं, दे समटाइम्स कॉल मी। ठीक है। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा। अब देखिए फोर्थ में, जब किसी हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को कभी नहीं करता। इससे पहले वाला में था कि कभी कभी करता है, यानी कभी कभी तो कर लेता था, लेकिन अब जो है इसमें कि कोई भी सब्जेक्ट किसी काम को कभी नहीं करता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। यानी उसमें कभी कभी करता है और इसमें कभी नहीं करता है ना। तो इसका देखिए कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, तब वर्ब, और अंत में ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आइए इसका भी एग्जाम्पल से समझते हैं। मैं कभी नहीं पेड़ पर चढ़ता हूँ, मैं कभी नहीं पेड़ पर चढ़ता हूँ। हम लोग कभी नहीं चाय पीते हैं, आप लोग कभी नहीं सिनेमा देखते हैं। सीमा कभी नहीं संस्कृत पढ़ती है, रोहन कभी नहीं हल्ला करता ना। तो देखिए इसका अंग्रेजी अनुवाद वही, सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद नेवर, तब वर्ब, और तब ऑब्जेक्ट। देखिए पहला फर्स्ट क्या हो जाएगा, मैं कभी नहीं पेड़ पर चढ़ता हूँ, आई नेवर क्लाइंब अप द ट्री। नेक्स्ट, हम लोग कभी नहीं चाय पीते हैं, वी नेवर टेक टी। आप लोग कभी नहीं सिनेमा देखते हैं, यू नेवर वॉच द सिनेमा। सीमा कभी नहीं संस्कृत पढ़ती है, सीमा नेवर रीड संस्कृत। रोहन कभी नहीं हल्ला करता है, रोहन नेवर मेक अ नॉइज। ठीक है। आइए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर में क्या है कि कोई सब्जेक्ट जो है किसी काम को क्या करता है, हमेशा करता है
देख रहे हैं। इससे पहले था कि कभी कभी करता, उसके बाद कभी नहीं करता, और फिर अब आ गया कि हमेशा करता ना। तो जब हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट किसी काम को हमेशा करता है, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए यह नियम का प्रयोग किया जाता है। इस नियम का प्रयोग किया जाता है, नियम है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद ऑलवेज, उसके बाद वर्ब और अंत में ऑब्जेक्ट ना। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। वह हमेशा झूठ बोलता है। आप हमेशा यह काम करते हैं। तुम लोग हमेशा शराब पीते हो। रानी हमेशा उसे गाली देती है ना। इसमें देखिए जो भी सब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट किसी काम को, जो भी काम है उस काम को क्या करता है, हमेशा करता है ना। तो इसका आइए ट्रांसलेट करते हैं। वह हमेशा झूठ बोलता है। ही ऑलवेज टेल अ लाई। आप हमेशा यह काम करते हैं। यू ऑलवेज डू दिस वर्क। तुम लोग हमेशा शराब पीते हो। यू ऑलवेज ड्रिंक वाइन। रानी हमेशा उसे गाली देती है। रानी ऑलवेज एब्यूज हिम। ठीक, अब आइए नेक्स्ट आते हैं। देखिए 6 नंबर में, जब हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि कोई सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता। यानी कोई सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट को कोई दूसरा काम जो है क्या करना चाहिए, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से करेंगे। अब नियम देख लीजिए। नियम है सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शुड, उसके बाद वर्ब और उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। उसे घर जाना चाहिए। आपको फल खाना चाहिए। रानी को बाजार जाना चाहिए। उन लोगों को किताब पढ़ना चाहिए। देखिए यहाँ पर उसे, आपको, रानी, उन लोगों को, ये सभी क्या है, सब्जेक्ट। अब ये सभी को जाना, खाना, जाना और पढ़ना चाहिए। ये जो सब्जेक्ट है उस सब सब्जेक्ट को ये सभी काम क्या है, करना चाहिए। यह है, तो इसका अंग्रेजी अनुवाद देखिए। उसे घर जाना चाहिए। ही शुड गो टू हाउस। आपको फल खाना चाहिए। यू शुड ईट फ्रूट। रानी को बाजार जाना चाहिए। रानी शुड गो टू मार्केट। उन लोगों को विज्ञान पढ़ाना चाहिए। दे शुड टीच साइंस। ठीक है, इसमें जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को कोई काम करना चाहिए, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद सब्जेक्ट के बाद शुड, उसके बाद वर्ब और तब ऑब्जेक्ट लगा कर लिखेंगे, बनाएंगे। अब आइए नेक्स्ट में देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि किसी सब्जेक्ट को कोई काम अवश्य करना चाहिए, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। यानी देखिए पहले था चाहिए, अब अवश्य चाहिए ना। यानी मतलब इम्फेटिक कर दिया जा रहा, जोर दे दिया जा रहा कि अवश्य करना चाहिए। तब उसका अंग्रेजी अनुवाद बनाने के लिए इस नियम का प्रयोग करेंगे। नियम देखिए, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपको अवश्य दौड़ना चाहिए। तुम्हें अवश्य दूध पीना चाहिए। उसे अवश्य सुबह में टहलना चाहिए। सरिता को अवश्य
भोजन पकाना चाहिए। इसका ट्रांसलेट देख लीजिए। आपको अवश्य दौड़ना चाहिए, यू मस्ट रन। तुम्हें अवश्य दूध पीना चाहिए, यू मस्ट ड्रिंक मिल्क। उसे अवश्य सुबह में टहलना चाहिए, ही मस्ट वॉक इन द मॉर्निंग। सरिता को अवश्य भोजन पकाना चाहिए, सरिता मस्ट कुक फूड। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, जब किसी हिंदी वाक्य से ऐसा लगता हो कि किसी सब्जेक्ट को कोई काम अवश्य ही करना चाहिए, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। अब देखिए, इसमें अवश्य ही आ गया, अवश्य ही चाहिए ना। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद आउट टू, तब वर्ब और तब ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके पिताजी को अवश्य ही रामायण पढ़ना चाहिए, राजन को अवश्य ही क्रिकेट खेलना चाहिए, सीता को अवश्य ही सिनेमा देखना चाहिए, सोनू को अवश्य ही हारमोनियम बजाना चाहिए ना। तो देखिए, इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा। आपके पिताजी को अवश्य ही रामायण पढ़ना चाहिए, योर फादर आउट टू रीड द रामायण। राजन को अवश्य ही क्रिकेट खेलना चाहिए, राजन आउट टू प्ले क्रिकेट। सीता को अवश्य ही सिनेमा देखना चाहिए, सीता आउट टू वॉच द सिनेमा। सोनू को अवश्य ही हारमोनियम बजाना चाहिए, सोनू आउट टू प्ले द हारमोनियम। यानी इस तीनों नियम से ऐसा लगता है कि जब सिर्फ चाहिए रहेगा तो शुड का प्रयोग करेंगे, अवश्य चाहिए रहेगा तो मस्ट का प्रयोग करेंगे, और अगर अवश्य ही चाहिए रहेगा तो आउट टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। जब किसी हिंदी वाक्य में कोई सब्जेक्ट किसी एक नाउन से अधिक दूसरे नाउन को पसंद करता हो, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद इस नियम से किया जाता है। यानी कोई एक सब्जेक्ट जो है, कोई एक सब्जेक्ट के पास दो नाउन है, जिस दो नाउन में से एक नाउन को अधिक पसंद करता है और दूसरे नाउन को कम पसंद करता है, यानी एक को अधिक पसंद करता है ना, तो उसका अंग्रेजी अनुवाद जो है इस नियम से बनाएंगे। नियम है सब्जेक्ट प्लस प्रीफर प्लस दूसरा नाउन टू पहला नाउन, यानी सेकेंड नाउन टू फर्स्ट नाउन, यानी बाद वाला नाउन को पहले और पहले वाला नाउन को बाद में लिखेंगे। एग्जाम्पल देखिए, मैं संतरा से अधिक सेब पसंद करता हूँ। देखिए यहाँ पे दो नाउन है, एक संतरा और एक सेब ना, तो संतरा से अधिक किसको पसंद किया जा रहा है, सेब को। ठीक, तो मैं संतरा से अधिक सेब पसंद करता हूँ। आई प्रीफर एप्पल टू ऑरेंज, दूसरा नाउन पहले यानी सेब को पहले लिखेंगे और पहला नाउन बाद में यानी संतरा को बाद में। ठीक है, देखिए मैं संतरा से अधिक सेब पसंद करता हूँ। आई प्रीफर एप्पल टू ऑरेंज। आप लोग कुर्ता से अधिक कमीज पसंद करते हैं। यू प्रीफर शर्ट टू कुर्ता। वह कोचिंग से अधिक स्कूल पसंद करता है। ही प्रीफर्स स्कूल टू कोचिंग। हम लोग क्रिकेट से अधिक फुटबॉल पसंद करते हैं। वी प्रीफर फुटबॉल टू क्रिकेट। ठीक है।